नमस्कार। नमस्ते। मैं राय साहब, माधवी का ससुर, और ये मेरी पत्नी है। बैठिए, बोलिए। कमांडर साहब, हमारी बहू माधवी अरेस्ट हो गई है, ये तो आपको मालूम है, लेकिन उसने ऐसा कोई गुनाह नहीं किया, ये हमारा विश्वास है। कमांडर साहब, कुछ भी कीजिए और उसे इस केस से छुड़वा लीजिएगा। ठीक है, आप चिंता मत कीजिए, मैं माधुरी से मिलूंगा और मुझसे जो कुछ भी हो सकेगा मैं जरूर करूंगा। सर, ये रही डॉक्टर की रिपोर्ट जो आपने मंगवाई थी। लगता है माधुरी जी को निर्दोष साबित करने का सुराग हाथ आने वाला है। कमांडर साहब, कुछ हुआ? आप चिंता मत कीजिए, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं, लेकिन आपको मेरे कुछ सवालों का जवाब देना पड़ेगा। उस आदमी पर आपने कितनी गोलियां चलाई थी? मुझे लगता है 3। 3? वो गोलियां उस आदमी के शरीर के किस हिस्से पर लगी थी, बता सकती हैं आप? नहीं, मुझे कुछ याद नहीं, लेकिन हाँ, जब उसे गोलियां लगी तो वो एकदम नीचे गिर पड़ा था। खून होने के बाद तुरंत ही मुनि वहां आया? जी हाँ। आपने और मुनि ने मिलकर गड्ढा खोदा और मुर्दे को वहां दफना दिया। यह पूरे समय मुनि आप ही के साथ था? जी हाँ। इस तस्वीर को पहचान दिया? जी नहीं। क्या आप ये सच कह रही हैं? जी हाँ, मैंने इस आदमी को पहले कभी नहीं देखा। उस दिन आपके घर वाले सब मेले में गए थे, तो फिर आप घर पर अकेले क्यों रही? कुछ दिन पहले ही मेरे एक रिश्तेदार का देहांत हो गया था, इसलिए मैं मेले में नहीं जा सकती थी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ था, बल्कि आपको जो टेलीग्राम मिला था वो झूठा था। क्या? आपके मैके वाले से मैंने इंक्वायरी की, तब मुझे ये पता चला। लेकिन मुझे किसी ने झूठा टेलीग्राम क्यों भेजा? ये तो मैंने बता सकता। ठीक है, मैं फिर कभी मिलने आऊंगा। क्या हो रहा है मुनीम जी? कमांडर साहब, आप यहाँ कैसे? आपका टेलीग्राम मिला, इसलिए मैं आया। टेलीग्राम? मेरा टेलीग्राम? मैं आपको टेलीग्राम क्यों दूंगा? क्यों? अगर आप माधवी का झूठा टेलीग्राम दे सकते हैं तो मुझे भी भेज सकते हैं। झूठा टेलीग्राम?
जी आप क्या कह रहे हैं? यही कि झूठा टेलीग्राम करके आप अपने घर में जाकर बंगले के आउटहाउस में रहे। अरे नहीं साहब, मालिक का ऐसा हुक्म था। आप चाहे तो मालिक से पूछ सकते हैं। आप फिर से झूठ बोल रहे हैं। मैं सच कहता हूं साहब। उस रात मुर्दा दफनाने में मैंने मालकिन को मदद की थी। बस यही एक गलती थी मेरी, और नहीं तो इस केस से मेरा कोई संबंध नहीं है। अच्छा, ये बात है। तो फिर ये बताइए, पिछले 3 सालों से खेतीबाड़ी कैसी हो रही है? कहिए तो अच्छी भी है और नहीं भी। मैं बताता हूं, खेतीबाड़ी तो अच्छी हो रही है, लेकिन तुम और तुम्हारे दोनों मालिक उनके माँ बाप से असलियत छुपा रहे हैं। क्यों मुनीम जी? आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। माधवी ने पूरा कारोबार अपने हाथ में ले लिया। यह तुम्हारे साहब लोगों को पसंद नहीं आया। नहीं तो तुम्हें सब कुछ मालूम है, लेकिन तुम मुझे बताना नहीं चाहते क्योंकि तुम्हें अपने मालिकों से डर लगता है। फिर भी इस केस के बारे में तुम कुछ जानते हो तो मुझे साफ साफ बता देना। मैं सच कहता हूं साहब, मुझे कुछ नहीं मालूम। देखो, एक बात याद रखना, जिस दिन तुम मेरे हाथ आओगे उस दिन तुम्हारे मालिक भी तुम्हें नहीं बचा सकेंगे। कमांडर, आप हम पर झूठे आरोप लगा रहे हैं। आखिर माधवी हमारी भाभी है, हम उसके साथ ऐसा क्यों करेंगे? क्योंकि उसने सारा कारोबार अपने हाथों में ले लिया, जो तुम्हें पसंद नहीं। व्हाट नॉनसेंस, झूठ बोल रहे हैं आप। कुछ भी हो, आखिर वो हमारी भाभी है, हमारे बड़े भाई की पत्नी। हम तो चाहते हैं कि वो हमारे साथ रहे। क्यों अजय? अरे वाह, तो फिर इस रात उसे घर पर अकेले छोड़कर तुम सब मेले को चले गए। अब उनके किसी रिश्तेदार की मौत हो गई, इसमें हमारी क्या गलती है? किसी की मौत नहीं हुई, उसे झूठा टेलीग्राम भेजा गया था। झूठा टेलीग्राम वो कोई क्यों भेजेगा? ताकि वो मेले जा न सके, घर पर अकेले रहे और तुम्हारे बुने हुए जाल में फंस जाए। देखिए कमांडर साहब, इसके बारे में हमें कुछ पता नहीं है। और हाँ, अगर आपको हम पर आरोप लगाने ही है तो अगली बार आते वक्त सबूत जरूर लाइएगा। देखिए कमांडर, हम यहाँ की जानी मानी हस्ती है। अभी तक हमने आपके झूठे आरोपों को सुन लिया, यही बहुत है। अंडरस्टैंड? थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। लेकिन एक बात याद रखना, दूसरों के लिए बुने जाल में इंसान कभी कभी खुद भी फंस जाता है। अंडरस्टूड? Cheers. Yes. विकी, मामले की पूरी छानबीन करने पर मुझे मुनीम पर शक हो रहा है। लेकिन सर, उस हादसे के वक्त मुनीम जी तो माधवी के साथ थे। करेक्ट, सिर्फ मुनीम हाजिर था। मुझे मुनीम के घर की तलाशी लेनी है। तुम एक काम करो सर, आज की रात मुनीम को अपने साथ बिजी रखना, तब तक मैं उसके घर की तलाशी ले लेता हूँ। ठीक है सर।
गुड मॉर्निंग विजय। गुड मॉर्निंग। विजय, तुम्हें क्या लगता है माधवी इस केस से बच जाएगी? कुछ समझ में नहीं आ रहा। कमांडर इस केस में कुछ ज्यादा ही इंटरेस्ट ले रहा है। लेकिन माधवी ने सेल्फ डिफेंस में गोलियां चलाई है, यह साबित करना इतना आसान नहीं। ठीक कहते हो, लेकिन अजय, मैं सोच रहा था माधवी इस केस से निर्दोष न छूटे, इसके लिए हमें कुछ करना चाहिए। ऑन द कॉन्ट्ररी विजय, इस वक्त हमें कुछ नहीं करना चाहिए, क्योंकि कमांडर हम दोनों पर नजर रखे हुए हैं। मालिक, आपने मुझे बुलाया? आइए मुनिम जी, बैठिए। क्यों, कोई खास बात? मुनिम जी, आज सुबह कमांडर आपसे मिला था। हाँ जी, मिले तो थे, और आप लोगों के बारे में पूछ रहे। क्या पूछ रहा था? यही कि खेती से उपज कितनी होती है, आप लोग पिताजी को सही हिसाब देते हैं या नहीं। ठीक है, लेकिन आप घबराइए मत, मैंने उन्हें कुछ नहीं बताया। शाबाश मुनीम जी, शाबाश, क्या बात है। दैट्स लाइक अ गुड बॉय। मुनीम जी, जी, माधवी के केस में जमानत पर आप कैसे छूटे थे, याद है ना आपको? हाँ जी, आप दोनों की वजह से। विश्वास रखिए, मैं नमक हरामी नहीं करूंगा। वेरी गुड। मुझे लगता है वो कोई 6 फुट ऊंचा था, काला, मोटा, और हाँ, उसके सर पर एक छोटा सा निशान भी था। कौन है? कौन है? कौन है? उठ मुनिम उठ। सिर्फ गोले की आवाज से तुम बेहोश हो गए हो। तुम्हें कुछ नहीं हुआ है, संपत की तरह। संपत? कौन संपत? जिस पर माधवी ने गोलियां चलाई थी। हाँ, लेकिन उस आदमी को तो हमने दफना दिया था। जी नहीं, जिसे दफनाया था वो कोई और था, संपत नहीं था। क्योंकि लाश की तस्वीर दिखाने के बाद माधवी ने बयान दिया कि उसने
इस आदमी को कभी नहीं देखा। क्या? माधवी के कहने के मुताबिक उसने उस आदमी की हत्या गोलियों से की थी, लेकिन लाश को बाहर निकालने के बाद यह पता चला कि उसका चेहरा बदला हुआ था और मृत्यु का कारण भी उसकी मौत गोलियों से नहीं बल्कि सर पर लगी गहरी चोट की वजह से हुई थी। बोलो, ये कैसे हुआ? मुझे कुछ नहीं मालूम, मैं सच कहता हूँ साहब, मुझे कुछ नहीं मालूम। माधवी की रिवॉल्वर में तुमने खाली कारतूस भरे थे, सिर्फ आवाज करने वाली गोलियां, जिससे मौत तक क्या खरोच तक नहीं पहुंचती। और वैसे गोलियां माधवी के रिवॉल्वर में भरते समय एक गोली माधवी के कमरे में गिरी थी जो मुझे मिली, और वैसी गोलियां मुझे तुम्हारे कमरे में भी मिली। क्या? मुनीम जी, अब तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है। अब अगर तुम्हारा हाल बेहाल नहीं करवाना है तो मुझे सच सच बता दो, जिस आदमी को तुमने दफनाया था वो कौन था और इसके पीछे तुम्हारा मकसद क्या था? अजय और विजय दोनों अपने पिता से झूठ बोलकर पैसे उड़ा रहे थे और मैं उन दोनों को फंसाकर पैसे कमा रहा था। लेकिन माधवी के सारे कामकाज अपने हाथ में लेने की वजह से मेरी कमाई बंद होने वाली थी। और तब मैंने माधवी को अपने रास्ते से हटाने का सोचा और तभी मुझे एक मौका मिल गया। क्यों संपत, कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? मुनीम, तुम आज मेरे घर कैसे? कोई भगवान के घर जाता है? मैं तुम्हारे घर चला है। कहना क्या चाहते हो? कुछ नहीं। कल रात तुम बोरे में क्या लेकर जा रहे थे? हाँ, वो खेती के काम का सामान था। खेत में जो झोपड़ा है वहां ले जा रहा था। अच्छा, फिर झोपड़े में ले जाने की बजाय झाड़ के पीछे क्यों छुपा दिया? मतलब? मुझे सब पता है संपत। उस बोरे में तुम्हारे चचेरे भाई की लाश थी। नहीं, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं। मैं ये मामला पुलिस तक लेकर नहीं जाऊंगा, लेकिन तुम्हें एक सौदा करना पड़ेगा। सौदा? कैसा सौदा? बताता हूं। खेती को लेकर तुमने अपने भाई से झगड़ा किया। जब तक वो जिंदा था तुम्हारे कोई काम नहीं आया, लेकिन हाँ, मरने के बाद वो तुम्हारे काम आ सकता है। जो भी कहना है साफ साफ कहो। जरा दिमाग से काम लो संपत, इसमें तुम्हारा भी फायदा है और मेरा भी। मुझे क्या करना पड़ेगा? तुम कुछ करो, उसके पहले मुझे एक टेलीग्राम करना पड़ेगा और उसके बाद बाकी काम तुम्हारा। ये बात हमारे सिवा कोई नहीं जानता। हम इस मुर्दे को गायब कर देता। हाँ?
उस तरह हमने संपत के भाई की लाश को दफना दिया। और तुम्हें लगा कि माधवी ये बात किसी को नहीं बताएगी कि उसके हाथों एक खून हुआ है, लेकिन वो मेरे पास आई और उसकी वजह से हमें मुर्दे को बाहर निकालना पड़ा। और डॉक्टर की रिपोर्ट के मुताबिक मौत का कारण समझने के बाद मुझे तुम पर शक हुआ और तब से मैं तुम्हारे पीछे था और तुम्हारी वजह से मैं संपत तक पहुंच सका। संपत को पकड़ने के बाद उसने मुझे सब कुछ सच सच बता दिया। देखिए, यस सर। इन दोनों को कानून के हवाले कर दो। कमांडर साहब, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं आपका शुक्रिया अदा कैसे करूं। सिर्फ आपकी वजह से माधुरी निर्दोष छूट गई। इतना ही नहीं, कमांडर ने हमें भी एक पाठ सिखाया है कि झूठ बोलकर जीने वाला आदमी कभी न कभी तो फंस ही जाता है। खुद के स्वार्थ के लिए हमने अपने माँ बाप से झूठ बोला, यह हम कबूल करते हैं। माधवी जी ने भी उसी वक्त अपना गुनाह बताया होता तो ये सब कभी नहीं होता। की हुई गलती कभी न कभी पता चली जाती है। सवाल है सिर्फ वक्त का, और वक्त को कभी कोई मात नहीं दे सकता।